चलो। हाँ, देखो मैंने बोला था ना लंबा चैप्टर ही है, और अभी एक हफ्ता और मान के चलो। चलो फिलहाल बात करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे सेशंस, राइट। पुराना रिवाइज किया है? अभी जो सेशन सत्र है वो लोकसभा लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए, तो तुम्हें अलग से कोई पेज में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। सेशन तो सबके लिए सेम रहेंगे भाई, कि उत्तराखंड में भी कैसा शासन चलेगा, है ना। सब चीजें सेम रहने वाली है। अब मैं बात करूं यहाँ पे सत्रों की, है ना, सेशन की। तो सबसे पहले सेशन क्या होता है, तो सेशन की मैं बात करूं तो दो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कभी भी 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए, कि नहीं 6 मंथ का गैप होना चाहिए। ऐसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, जो आपके सेशंस होते हैं ना, मैंने बताया था सत्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। बजट सत्र, और जैसे विंटर सेशन हो गया, समर सेशन हो गया। इन सब सेशन के बीच में जो है 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे, ऐसा लिखो, लेस देन 6 मंथ गैप फॉर 2 कंसेक्यूटिव, लगातार आने वाले 2 सत्रों के बीच। अभी जैसे आपका कौन सा चल रहा है, ये आपका मान लो कि बजट चल रहा है ना, मार्च अप्रैल के टाइम पे बजट सेशन चला, फिर वैसे ही जो है मई जून के टाइम पे आपका वो चलना चाहिए, ग्रीष्मकालीन, जो यानी कि समर सेशन होता है। क्योंकि बोला है कि आने वाले 2 कंसेक्यूटिव यानी कि 2 लगातार सेशन के बीच में जो आपका क्या नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये आपका कहता है। चलिए, तो अब हम देखें कि मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको सेशंस करवाया था ना, ये सब मैंने पढ़ाया आपको। और इस साइड लिखेंगे हम, यानी कि सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावासन, सत्र को क्या करना, रोकना, और सत्र को निलंबित करना। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है ना, सब मैंने आपको बताया। तो सेशन को कौन ओपन करता है और कौन क्लोज करता है स्टेट और सेंटर में? अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो सेंटर में कौन जो है क्या करता है, सेशन को बुलाता है। बताओ, बनाने हुई ये टेबल। मैंने आपको सत्र आहूत करना और सत्र वासन करना बताया, कि सत्र को क्लोज, जो सेशन होते हैं उसको क्लोज करना और उसको ओपन करने का अधिकार किसको है भाई? देख से बताओ, परिधि बताओ फटाफट, कोई आंसर चाहिए मुझे। इधर रिया, सरस्वती, राष्ट्रपति करता है ना, सेंटर में प्रेसिडेंट ही तो बुलाता है, बताया था, प्रेसिडेंट। और इधर गवर्नर। वैसे ही इधर की मैं बात करूं तो इधर सेंटर में कौन करता है भाई?
यहाँ भी सेम हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा सेंटर प्रेसिडेंट करता है और ये गवर्नर करता है। बताया था। स्टे लगाना कौन कौन स्टे लगाता है? स्टे कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाएगा स्टे भी। कौन लगाता है? ध्यान दो जरा फटाफट। स्टे कौन लगाता है भाई आपका? यहाँ आपको सेंटर में कौन लगाएगा? लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर। लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर है ना। अगर बिल आपके राज्यसभा में गया तो राज्यसभा स्पीकर लगाएगा, लोकसभा में गया तो लोकसभा स्पीकर। चलिए स्टेट की मैं बात करूं तो स्टेट में विधानसभा स्पीकर प्लस कौन? परिषद का स्पीकर कौन होता है? राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है दीक्षा? राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ पीछे परिधि, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट कहाँ से हो गया भाई अध्यक्ष? किस जगह का अध्यक्ष देखा आपने राष्ट्रपति को? सरस्वती, राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? बताओ भाई मुझे कि राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? कौन होता है? कोई भी बता दो। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का स्पीकर लोकसभा नहीं होता है, ध्यान रखो। तो ये देखो सेशन से, सेशन आपकी सेशन को बुलाने का काम, सेशन को क्लोज करने का काम, सेशन पे स्टे लगाने का काम और सेशन को सस्पेंड करने का काम जो है किसका होता है भाई? आप लोगों को दिखा दिया मैंने कौन कौन करता है। आई बात समझ में? अब जो हम देखेंगे आपके कि सेशन कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? तो इसको बनाओ फटाफट से। उसके बाद हम देखेंगे संसद के सत्र। ये यहाँ पे ये लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर यानी लेजिस्लेटिव स्पीकर और काउंसिल का स्पीकर। चलिए लिखेंगे इसको फटाफट से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर का तुम डाल देना, उसमें सीटों को चेंज कर देना और जम्मू कश्मीर में डाल देना। हाँ 3 में है, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी भाग लेते, बस इतना ध्यान रखना। नहीं, चल लिखे इसको, उसके बाद हम सेशन करेंगे कि संसद में सेशन कितने प्रकार के होते, कौन कौन से होते हैं। चलिए सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये सारी चीजें ना अगर आप कर रहे हो तो ये अपने आप पे ध्यान रखना कि आपके स्टेट्स के लिए भी हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आएगा आपका, एक मिनट, बजट, मॉनसून और विंटर। मैं क्या बोल रही है नंदनी जी, क्या बोल रही हो? अब बात करी जाए तो 3 तरह के आपके सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है मेनली
फेब से लेके चलता है ये आपके मार्च अप्रैल तक। इस बीच हमें जो यहाँ पे बजट पारित करना होता है। चलने का मतलब ये होता है कि इस बीच हमें ये चीजें प्रोसेस में लानी है, ये चीजें इम्प्लीमेंट करवानी है इस बीच। मॉनसून सेशन की मैं बात करूं तो सितंबर से नहीं, ऐसे लिखूं, जुलाई से सितंबर, आई बात समझ में। और ये आ जाएगा आपका नवंबर दिसंबर में। आ रहा है 6 महीने से कम का गैप, 6 महीने से कम का गैप आना चाहिए। तो चलिए ये हमने देखा। अब हम नोट में लिखेंगे। नोट में क्या आ जाएगा आपका, नोट में ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना कि जो राज्यसभा है, नोट में लिखेंगे राज्यसभा के पास शीतकालीन, अच्छा हाँ इसको लिखना तुम शीतकालीन, बड़ी की मात्रा है या छोटी की, बड़ी ना, शीतकालीन सत्र। मानसून को क्या कहते हैं, मानसून ही कहते हैं, और बजट को मतलब बजट ही कहेंगे। राज्यसभा के पास 4 सत्र होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव 2 बजट सेशन। क्योंकि राज्यसभा के पास, मैंने क्या कहा था कि तुम दोनों वहां नहीं बैठोगी, इधर बैठोगी। एक बारी में बात मानते नहीं हो, क्योंकि राज्यसभा, फटाफट से शिफ्ट करो अपनी चेंज के पास 2 सत्र होते हैं। परिधि तुम लिख रही हो, अब लिख रही हो, इतने दिनों से क्यों नहीं लिखा? मैंने तो नहीं देखा। चलो देखो, वो राज्यसभा में ही रहता है। राज्यसभा में बोले ना कि 4 सेशंस होते हैं, एक दो उनके पास बजट, एक बजट तो नॉर्मल हो गया, जो बजट मतलब पूरे देश के लिए आ रहा है वो तो रहेगा, लेकिन एक बजट वो होता है जो आपने जो आपकी जो अखिल भारतीय सेवा बनी है, ऑल इंडिया सर्विसेज बनी हुई है, और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं कहाँ से होते हैं, राज्यों से होते हैं। तो राज्यों के लिए भी जो बजट है वो कुछ अलग तरीके से, कुछ और प्रोविजन होते हैं। तो उसके पास बेसिकली देखा जाए तो राज्यसभा में 2 बजट सेशन होते हैं। आई बात समझ में? वो लोकसभा में नहीं जाएगा, वो खाली राज्यसभा में घूमेगा। चलिए ये लिख, 2 बजट सेशंस होते हैं ना उनके पास। यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो 1 बजट सेशन है, लेकिन केवल राज्यसभा की बात करी जाए तो राज्यसभा में कितने 2 बजट सेशंस हो रहे हैं ना। अच्छा ये बजट, हाँ अच्छा 2 बजट सत्र होते, हाँ बजट लिख दो, बजट सत्र होते। मेरा ध्यान क्वेश्चन पूछने में था ना। अलग 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 अलग, ये जो एक लास्ट इनके एक्स्ट्रा है ना वो अलग टाइम पे होता है, वो इस बीच नहीं होता है। वो ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये बजट सेशन के टाइम पे ये वाला एक्स्ट्रा बजट सेशन पे चलेगा राज्यसभा का, नहीं, वो अलग से प्रोविजन होता है उसके लिए। चलो बजट सत्र हो गए। अब जो है यहाँ पे कौन कौन से, अब देखो एक होता है आपके पास विशेष सत्र, नोट में लिखेंगे इनको हो, इसको एक होता है आपके पास विशेष सत्र, ये होता है आपका स्पेशल सेशन। इस स्पेशल सेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पेशल सेशन है, इस स्पेशल सेशन पे आपके प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस देता है। राष्ट्रपति आपके 14 डेज का नोटिस देता है, किसके लिए, आपके विशेष सत्र के। यानी कि अगर हमें कोई स्पेशल सेशन बुलाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा,
स्पेशल सत्र के लिए 14 दिन पहले जो है नोटिस देगा कि और क्या करेगा, फिर सेशन को बुलाएगा। आई बात समझ में, सेशन को बुलाएगा सत्र। दूसरा होता है आपका आपातकाल, इमरजेंसी सेशन। आपात सत्र, देखो इमरजेंसी जब लगती है तो ये तो सबको पता है कि भाई लोकसभा राज्यसभा से प्रोसेस होगा, पारित होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होंगे, उसके बाद वो इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन अगर इमरजेंसी खत्म करनी तो क्या होगा, तो आपात सेशन इसीलिए बुलाया जाता है। ये वो आपात सेशन है जो तब बुलाया जाता है जब आर्टिकल 352 में क्या है, नवीन, सपना और रिया को छोड़ के सब बताएंगे। आर्टिकल 352 क्या कहता है, क्या हुआ, सांप सूंघ गया? अब जो एक्सेप्शनल केसेस थे वो बताएंगे मुझे। सपना, हाँ 352 ही पूछा मैंने। जब मैंने तुमसे पूछा था तब क्यों आंसर नहीं दिया? 352 नेशनल इमरजेंसी बोला गया है यहाँ पे कि जब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगी हो और हमें उस इमरजेंसी को क्या करना है, खत्म करना है, यानी कि बंद करना है, तो उस कंडीशन में आपके लोकसभा का 10th पार्ट क्या कर सकता है, उस इमरजेंसी को बंद करने का क्या कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। आई बात समझ में? अब मेरे को पता था तो मैं समझ में नहीं आएगा। देखो क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है कि जब आर्टिकल 352 के तहत आपकी क्या चल रही है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, राइट। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो उस कंडीशन में लोकसभा का 10वां भाग क्या करता है, उस इमरजेंसी को, उस नेशनल इमरजेंसी को बंद करने का क्या दे सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। मतलब 10वां भाग मतलब ये है कि मान लो आपके लोकसभा में कितने हैं, 543 है, इसका 10th भाग कितना हो रहा है, हाँ 54 है ना। तो यानी कि 10 भाग, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो लगभग 54 से 55 लोग अगर सिग्नेचर करके राष्ट्रपति के पास उस बिल को पारित करवा देते कि भाई अब नेशनल इमरजेंसी बंद करो, तो उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी बंद हो जाएगी। आई बात समझ? 10वां भाग यानी कि टोटल मेंबर्स को आप क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो, इतने 54-55 लोग अगर जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे कि भाई नेशनल इमरजेंसी को बंद करो, नेशनल इमरजेंसी को अब हटाओ, तो उस कंडीशन में हट जाएगी। आई बात समझ में? ये हो गया। अब जो है आगे और पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट डिस्कस हम ये करेंगे कि क्या कभी कौन सा सेशन जो भंग होता है। तो अगर मैं बात करूं भंग होना, यानी कि लोकसभा, भंग को क्या कहेंगे हम, रिजॉल्व, हाँ रिजोल्यूशन, हाँ डिजॉल्व लिख लेते कि रिजोल्यूशन भी, अच्छा रिजोल्यूशन तो उद्देश्य को बोलते हैं, हाँ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा भाई कारण बताओ कि लोकसभा भंग कब होती है, लोकसभा भंग कब होती है भाई? पहला कारण, दूसरा कारण मैंने बताया हुआ जब लोकसभा करवा रही थी। रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग। लोकसभा भंग किस कारण में होती है, पहला कारण बताओ मुझे। सत्र खत्म हो जाता है तो भंग हो जाती है, उसके 5 साल को पूरा होने से पहले पहले अगर हम उसके आधे बीच में ही 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल में ही अगर हम उसको भंग कर रहे तो क्या कारण होते हैं भंग करने के? एक तो पार्टी की मेजॉरिटी खत्म, राइट, कि जो है आपकी पार्टी की मेजॉरिटी खत्म हो चुकी है। दूसरा
दूसरा, खुद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्रेसिडेंट को बोल दे कि क्या कर दो आप, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को खुद से कह दे कि क्या करो आप, लोकसभा को भंग कर दो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह दे कि क्या कर दो आप, लोकसभा को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, भंग कर दो। तो इन दो कारणों में आपकी जो है लोकसभा भंग हो जाएगी। पहला कारण तो आपको जब मैंने बताया था तो तब आपने देखा था कि मंत्री परिषद अगर खुद स्वयं से राष्ट्रपति को कह दे कि भैया मंत्री परिषद को भंग कर दो। दूसरा कि जब बहुमत सिद्ध ना हो पाए। अब कंडीशन ये है, अब क्वेश्चन ये है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, आई बात समझ में? तो उस कंडीशन में जो बिल लोकसभा में फंसा है उसका क्या होगा? क्या वो भी डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? चलता रहेगा। कैसे चलेगा जब मंत्री परिषद ही नहीं उसको चलाने के लिए आगे? बोलो, दिमाग लगाओ। जब लोकसभा भंग हो चुकी है तो उस कंडीशन में जो आपका विधेयक है, जो बिल है, उसका क्या होगा? क्या वो डिसॉल्व होगा या फिर वो सिग्नेचर होके एक एक्ट बनेगा? कहाँ ही जाएगा? दूसरी सदन नहीं जा सकते, राज्यसभा में नहीं जा सकते, मेजोरिटी बची ही नहीं है। 2/3 भी क्या करोगे आप? और अगर चलो इसका हम कंडीशन देखते हैं। बिल है, सबसे पहले आपको पता है बिल है जो वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है और उसके पास प्रेसिडेंट जो है उस पर क्या करता है? प्रेसिडेंट क्या करता है? उस पर सिग्नेचर करता है। लेकिन क्या हो कि अगर लोकसभा भंग हो चुकी है तो उस विधेयक का क्या होगा? अगर बिल जो है, बिल गया आपके लोकसभा में, आई बात समझ में? लोकसभा उस समय डिसॉल्व हो चुकी है, लोकसभा जो है डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस कंडीशन में वो बिल भी क्या हो जाएगा? बिल ऑल्सो डिसॉल्व। आई बात समझ में? अगर लोकसभा भंग हो चुकी है तो उस कंडीशन में उस आपका बिल भी जो है भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पास करवाने वाली मेजोरिटी तो है ही नहीं, वहां पे सरकार ही नहीं है, तो क्या करोगे तुम उसका, है ना? तो अब जो है अगर लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है, अगर डिसॉल्व नहीं है तो क्या हो जाएगा? बिल जो है अपने आप क्या बन जाएगा? लोकसभा में, लोकसभा से प्रोसेस होकर राज्यसभा में चले जाएगा। लेकिन चलो ये तो आपको इतना क्लियर हुआ कि लोकसभा अगर भंग हो गई है। अब जो है मान के चलो कि ये बिल है वो लोकसभा से पारित होगी, कहां पहुंच गया? राज्यसभा में। लेकिन जैसे राज्यसभा में पहुंचा उसके बाद हमें पता चला कि लोकसभा तो भंग हो गई, तो अब क्या होगा उस बिल का? क्वेश्चन तो है, कैसे भेज देगा? लेकिन सरकार गिर चुकी है ना, लोकसभा भंग हो चुकी है, तो राज्यसभा में भी तो होगा। इस कंडीशन में भी क्या होता है आपका? सेम चीजें होती है। अगर राज्यसभा में आपका बिल चला गया और लोकसभा आपकी इस टाइम पे डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी आपका बिल खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर नई सरकार बनेगी तो नई सरकार ऑब्वियसली बात है उस बिल पे ऑब्जेक्शन लगाएगी, तब भी वही कंडीशन होगी। इसीलिए हम पहले क्या कर दिया? उसको डिसॉल्व कर दी। आई बात समझ में? अगर देखो बिल जो है, ये तो आपको प्रोसेस पता है कि क्या क्या होता है, लेकिन बिल जो है लोकसभा में चला गया, लोकसभा भंग हो गई, तो उस कंडीशन में आपका बिल भी भंग हो गया, है ना, डिसॉल्व हो गया। लेकिन राज्यसभा में चला गया और लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो चुकी है, तो सेम कंडीशन रहेगी। कल को दूसरी सरकार बनेगी, वो भी आपके बिल पे ऑब्जेक्शन लगाएगी और दोबारा से आपको प्रोसेस चलवानी पड़ेगी। आई बात समझ में? लेकिन अगर चलो इतना तो समझ में आया। अब जो है ये बिल लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, और जैसे ही राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास जाने वाला था, ये प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने वाला था और लोकसभा जो है भंग हो गई, तो उस कंडीशन में बिल जो आपका सिग्नेचर कर देगा।
सरकार हो गई खत्म, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिल लोकसभा राज्यसभा से तो जा चुका है ना। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना कि अगर लोकसभा से आज जैसे लोकसभा से प्रोसेस हो गया, वो कल राज्यसभा जाना था, है ना। अब राज्यसभा में जैसे उसे जाना था, राज्यसभा में जाते वक्त ही या पहले दिन ही या राज्यसभा में जाने से पहले ही आपकी जो लोकसभा भंग हो गई, तो उस कंडीशन में राज्यसभा में भी वो बिल क्या हो जाएगा, आपका डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जा रहा था, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए चला गया, तो उस कंडीशन में अगर आपकी लोकसभा भंग हो गई तो आपका राष्ट्रपति इस बिल पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों हाउसेज ने तो उसको पारित करवा दिया, अब उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आपकी भंग हो रही है नहीं हो रही है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, सिग्नेचर करे। आई बात समझ में? तो ये आपकी बिल की कंडीशन है, तो लिखोगे आप, इसको बनाओगे इस डायग्राम को। अब डायग्राम कैसे बनाओगे तुम सब, पहले तो इसको ऐसे एज इट इज बनाओ, है ना। यहाँ पे कंडीशन डालो, पहली कंडीशन वाइज करेंगे हमारा, कंडीशन वाइज। पहली कंडीशन ये कि लोकसभा का डिसॉल्व हो गई है, तो बिल भी आपका डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो है लोकसभा से पारित हो गया, यानी कि लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा के पास पहुंचा, है ना। लोकसभा से पारित हो गया, और ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि लोकसभा से अगर पारित हो गया, पहली कंडीशन में थी कि पारित नहीं दिया हुआ तो वो भंग हो गया। दूसरी कंडीशन ये कि लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में पहुंचा, और राज्यसभा में पहुंचते ही लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बिल भी जो है, विधेयक भी जो है, भंग हो जाएगा। खुद से बना दोगे इस डायग्राम को, ये मैं बताऊं? ये मैं बनाऊं, देखो ये है बिल, लोकसभा से डिसॉल्व हो गया। अब देखो दूसरी कंडीशन ये कि राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन जो है यहाँ पे आपकी राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा में पहुंचा और लोकसभा भंग हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी क्या होगा, बिल जो है आपका डिसॉल्व हो जाएगा और आपके लोकसभा बिल जो आपका डिसॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल डिसॉल्व हो जाएगा। अब वही कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये तीसरी कंडीशन थी, चौथी कंडीशन कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउसेस से, दोनों सदनों से पारित हो गया और लोकसभा तो बिल पर क्या हो जाएगा, बिल बिकेम एक्ट, ठीक है। यानी कि विधेयक जो है आपका क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। जब एक्ट बन गया तब स्टे लगा के क्या होगा, कुछ नहीं,
अब तो विधेयक जो बिल है जो कानून बन चुका है। पहले जो कोई भी हमें कानून बनाना है ना, तो उसका एक बिल होता है, उसको बोलते हैं विधेयक बिल। जब वो सिग्नेचर हो जाते हैं प्रेसिडेंट के, तब वो लॉ बन जाता है, तब बनता है वो कानून। पूछो। बिल रिवर्स क्यों होगा? अब वो डिपेंड करता है ना उस सरकार पे कि क्या। अब वैसे डिपेंड, अब होता तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। बिल बिकम, फोर्थ कंडीशन ये है कि जब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो जाता है और उसके बाद लोकसभा भंग होती है, तो कानून पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, तब भी प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस पर सिग्नेचर करेगा। आई बात समझे? चलिए, अब वो डिपेंड करता है आपकी पार्टी पे कि कैसी, अब अगर वही सरकार बनती है दोबारा से। दोनों में स्पेशल सेशन, ज्वाइंट मीटिंग नहीं, स्पेशल सेशन जो है तो फिर वो अपने अपने हाउसेस के लिए होती है, दोनों हाउसेस के लिए स्पेशल सेशन दूसरे हाउस में जाता है। हाँ, वही प्रोसेस है। बस ये है कि जब एक तरीके से ऑर्डिनेंस मान के चल लो, एक तरीके से ऑर्डिनेंस मान के चलो। चलिए, अब लैंग्वेज पे बात करें कि जब आपने देखा होगा कि संसद में जो कार्यवाही चलती है, तो उस समय जब कार्यवाही चलती तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? संसदीय कार्यवाही की भाषा क्या है? तो नॉर्मली देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश, बट स्पीकर जो है मिनिस्टर को अपनी मातृभाषा को क्या कहेंगे? मदर टंग। हाँ, चलो इसलिए देखो, सामान्यतः देखा जाए तो आपके जब लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती है, मतलब सेशन चलता है, तो उसमें या तो हिंदी में बोलते हुए सुनाई देते हमें, या तो इंग्लिश में बोलते हुए सुनाई देते। लेकिन अगर किसी को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अब जैसे साउथ के लोग हैं उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो उस कंडीशन में क्या है कि स्पीकर जो है उनको अपनी जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा, उसमें बोलने का अधिकार दे सकता है, मातृभाषा में बोल सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि बाकी लोगों को कैसे समझ में आ गया, कोई कन्नड़ वाला सांसद है, कन्नड़ लैंग्वेज में बोल रहा है, तो हमें तो नहीं आती, तो उस कंडीशन में क्या, तो आपने देखे वो स्पीकर हेडफोन जैसे होते हैं, तो वो इसलिए पहनते हैं, वो गाने सुनने के लिए नहीं होते, वो होते हैं कि जो आदमी बोल रहा है उसको अपनी अपनी आम भाषा में, अगर किसी को वो कन्नड़ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही और हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो हिंदी में बोल सकते, हिंदी में सुन सकता है, उसमें इंग्लिश में सुन सकता। हाँ, तो बेसिकली जो है ट्रांसलेटर होता है वो जो एयरफोन टाइप पहने रहते हैं ना उन्होंने। तो अगर कोई भी मंत्री सांसद अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, अपनी मातृभाषा में बोल रहा है, या फिर हमारे तो मंत्रीगण ऐसे है कि उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत कम लोगों को आती है, अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो वो ट्रांसलेट करके अपने आप उसको हिंदी में सुन सकते हैं क्या बोल रहा है, और उस कंडीशन, उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये लैंग्वेज है आपकी, है ना। तो पीठासीन अधिकारी यानी कि स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, मंत्री को बोल सकता है कि क्या करो, अपनी मातृभाषा में बोल सकते हो। चलिए, अब जो है सबसे ज्यादा आती है आपकी पार्लियामेंट। हाँ, पीठासीन अधिकारी स्पीकर को तो कहते हैं स्पीकर, चेयरमैन। चलिए भाई, संसदीय कार्यवाही यानी कि संसद में कार्यवाही किस तरीके से चलती है, तो संसद में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन आवर। हेडिंग जाइए संसदीय
प्रोसेस इन पार्लियामेंट, कि अगर कोई बिल, अभी तक तो आप पढ़ रहे हो कि भाई एक बिल है वो लोकसभा से जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे प्रेसिडेंट की, लेकिन जब वो बिल लोकसभा में जाता है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्रोविजंस में क्या है बात, मतलब चर्चाएं होती है, डिबेट होती है, तो वो क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संसदीय कार्यवाही में सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम प्रश्नकाल। फिर आता आपका 0R शून्यकाल, और फिर आता आपका लंच ब्रेक। अगर बेसिकली बात करी जाए क्वेश्चन आवर तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। पीएम आएगा, एएम आएगा, यहाँ पे तो एएम आएगा, यहाँ पे भी एएम ही लिख लेते, इसको पीएम बना देते ना। जीरो आवर कहते हैं बेसिकली 12 से 1 बजे के बीच को। अब जो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है ना, ये वही टाइम नहीं है जो पर्टिकुलर होता है वहां पे, मतलब ऐसा मत मान के चलना कि अगर आपको ये जो लंच ब्रेक है वो अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, तो लंच ब्रेक का टाइम वो बात मैंने टाइम लिखा हुआ है, वरना बुक में आपको जैसे अगर मैं बात करूँ तो 1:50 से 2:50 तक है किताब में। अगर मैं बुक की लैंग्वेज में बात करूँ तो 1:50 से तुम इसको वो वाला लंच मत समझो जो स्कूल में रेसेस में 10-11 बजे के टाइम पे होता था, तो वह 7 बजे जाते थे, तब जाके 10-11 बजे तुम्हें नाश्ता मिलता था। 11 बजे जा रहे तो 2 बजे तक की तो खाएंगे खाना ज्यादा से ज्यादा। तो लंच ब्रेक आपको ना जो है लंच ब्रेक अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना क्वेश्चन आवर और शून्यकाल जो है एक ये टाइम फिक्स है इसका। हाँ, अब तुम मान के बोल रहे हो 1 घंटा, अब ये एक टाइम मैंने बताया है तुम्हें, वो ऊपर नीचे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन ऐसा थोड़ी कि सारे क्वेश्चन आज ही पूछ लिए, कुछ क्वेश्चन जो है कि उनको उन क्वेश्चंस के लिए पहले नोटिस देना होता है, कुछ अचानक से पूछे जाते। अभी देखोगे ना क्वेश्चन आवर 0 आवर, तब आप धीरे धीरे करके समझोगे। चलिए पहले क्वेश्चन आवर की बात करें, क्वेश्चन आवर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आई चले प्रश्नकाल में, सबसे पहले लिखेंगे देखेंगे हम क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल। अब जो है क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं किसी मंत्री से, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसमें भी 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना इतने डीप से कोई नहीं करवाएगा ये प्रश्नकाल वगैरह, अब क्योंकि तुम पीसीएस वाले बच्चे हो तो मेरा तो फर्ज बनता है। चलिए इतने डिटेल में कोई नहीं कराएगा तुम्हें, बट फिर भी मैं करवा लेती हूँ। चलिए अच्छा, तुमने एक काम करो, जरा नेट में सर्च करो कि तारांकित प्रश्न को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तारांकित प्रश्न। इन सबको सर्च करो जरा।
तब मैं बताऊंगी क्या क्या होता है ये क्वेश्चंस। इसको तो हाँ तारांकित यानी स्टार प्रश्न बोल सकते हैं, स्टार क्वेश्चन, और अतारांकित को अनस्टार, ये हो जाएगा अनस्टार। शॉर्ट, चलो लिखो इसको फिर। अब पहली बात तो क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है। सवाल इसलिए किए जाते हैं ताकि एक तो आपके डाउट्स क्लियर हो, दूसरा कि जो आपका प्रोसेस जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें, राइट। अब मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है। देखो तारांकित प्रश्न यानी कि स्टार क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर सिर्फ और सिर्फ कैसे मांगा जाता है, मौखिक रूप से। यानी कि अगर मैंने कोई बिल लाया है, मैं मान लो उत्तराखंड स्टेट के लिए कोई बिल लेके आ रही हूँ और मैं उसमें कोई प्रोविजन कर रही हूँ, अब उस प्रोविजन पे या उस प्रस्ताव में जो बिल लेके आई हूँ और आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप उस पर क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, है ना। लेकिन क्वेश्चन स्टार प्रश्न का मतलब होता है, तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर सिर्फ हमें कैसे मिले, ओरल वे में मिले, मौखिक रूप से मिले। आई बात समझ में। तारांकित प्रश्न का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमें कैसे आंसर कैसे मिले, ओरल मिले, मौखिक रूप से मिले। तो आप लोग लिख भी सकते हो कि मौखिक रूप से हमें उत्तर मिलना, इस तरीके से लिख सकते हो। ये तो हो गया आपका कि आंसर कैसा होना चाहिए भाई इसमें। आंसर कैसे होना चाहिए, ओरल यानी कि मौखिक। इसमें आंसर कैसे होना चाहिए, रिटन यानी कि लिखित। अगर मैं किसी मंत्री से या आप किसी मंत्री से, आप मान लो कि राज्यसभा लोकसभा, आपने मान लो कि नवीन ने आपने कोई बिल बताया कि भाई मैं ये बिल बनाना चाह रहा हूँ और आप लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया, आप लोगों ने उस पर क्वेश्चन पूछे, तो एक तो आपने तारांकित प्रश्न के हिसाब से तो आपने कैसे क्वेश्चन पूछे कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसका मौखिक आंसर ले रहे हो। अब दूसरा जो है आप कैसे अतारांकित यानी कि इसका आंसर आपको कैसे चाहिए भाई नवीन से, रिटर्न फॉर्म में, लिखित वे में आपको जो है इसका आंसर चाहिए। कल को अगर कोई नवीन अपनी बातों से पीछे मुकरता भी है तो आप लोगों के पास एक रिटर्न एविडेंस होगा, है ना। तो इसके लिए तो नीचे आईएएस पीसीएस अधिकारी सचिव लोग बैठे रहते हैं, यही तो आंसर करते हैं, मतलब यही तो आंसर बना के देते हैं। अब इनके लिए भी पहले नोटिस देना पड़ता है ना। नहीं, नोटिस तो इस वाले के लिए देना होता है, लेकिन मैं बात करूं तो लिखित में आपसे आंसर मांगा है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ देर बाद, उसी टाइम नहीं पर कुछ देर बाद। अब वो डिप्लोमेटिक आंसर कौन लिखते हैं आपके, आप लोग जो कल को अधिकारी बनोगी, आईएएस पीसीएस अधिकारी तो आंसर लिखते हैं, जो सचिव होते हैं यही तो आंसर लिखते हैं, डिप्लोमेट यही तो होते हैं। असली जो देश की सत्ता है, दिखने में तो सरकार है, लेकिन असली जो नीचे से जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है कौन है, आपका ब्यूरोक्रेट्स, वही तो आपके पूरे देश को संभाल रही है। कल राज्यसभा सॉरी जो आपका लोकसभा है, विधानसभा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके आंसर कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये इन क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 दिन पहले जो है एक नोटिस 10 दिन पहले आपको बताना होता है, यानी कि इन प्रश्नों के लिए सूचना 10 दिन पहले दी जाती है। तो यहाँ पे 10 दिन पहले जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। आई बात समझ में। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जिनकी सूचना में क्या 10 दिन पहले दी जाती। अब जो है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन मतलब ये है कि मान लो कि मैंने आप लोगों से मैं एक मंत्री हूं और मैंने तुमसे कोई किसी मान लो सरस्वती से क्वेश्चन किया, सरस्वती मुझे उसका आंसर दे चुकी है, लेकिन मैं दोबारा उससे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वो आएगा आपके लॉन्ग प्रश्न में। यानी कि एक बार जब मंत्री आंसर दे चुका है, मंत्री जब उत्तर दे चुका है और उत्तर देने के पश्चात हम पुनः उससे प्रश्न करना चाहते हैं, पुनः उससे प्रश्न करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन को उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, पूरक प्रश्न। आई बात समझ में। लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर, रिपीट। हाँ, तुम्हें मान लो मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम दोबारा मुझसे पूछ रहे हो। आई बात समझ में।
चलिए, तो स्टार, अनस्टार, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आए? किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके? तारांकित, अतारांकित, यानी कि जिनका उत्तर हमें कैसे चाहिए, मौखिक रूप में चाहिए, जिनका हमें आंसर कैसे चाहिए, रिटर्न वे में चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमें जो है 10 दिन पहले, 10-12 दिन यानी कुछ दिन पहले हमें जो है मंत्री को देने होते हैं कि भाई आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपको जो है इस दिन पे आके हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, तो आपको जो है क्या करना है, इसका आंसर देना। अब जैसे होता था ना स्कूल में, टीचर्स लोग क्या करते थे बचपन में, 6th 7th 8th तक के बच्चों को क्या करते थे कि रिवीजन टेस्ट के नाम पे वही टेस्ट वही क्वेश्चंस दिए जाते थे जो आपके एग्जाम में आने वाले। हमारे टीचर भी करते रहे होंगे ना, पहले टिक करवा देते थे कि भाई ये क्वेश्चन आने वाले, इनमें से देखना, इनमें से याद करना। तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है कि क्वेश्चन बता दिया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसका उत्तर देना। और उत्तर देने का काम कौन करता है? आपके ब्यूरोक्रेट्स। वही तो एक डिप्लोमेटिक एकदम स्मूथ आंसर लिखते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? बनना है कि नहीं तुम्हें? एक पीसीएस अधिकारी बन जाओ, आईएएस तो तब बाद में बनते रहना। हाँ, मैं बता रही थी, मैंने आरओ के लिए बताया तुम्हें? नहीं भेजा ना ग्रुप में? आरओ की पोस्ट आने वाली है, जब भी आएंगी, बस आने वाली है। हाँ क्या? आरओ सचिवालय में, सचिव की पोस्ट, रिव्यू ऑफिसर बोलते हैं उसे, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। बहुत अच्छी जॉब है। देहरादून में आजीवन देहरादून की नौकरी करोगे सचिवालय में। आरओ बनोगे तो आप जो है सचिवालय जाओगे, लोक सेवा आयोग जाओगे, और क्या नाम है आपका, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए तो अलग आती है, अलग वाले एआरओ आता है, अलग पोस्ट आती है। लेकिन अगर जो है ये रिव्यू ऑफिसर बनोगे तो समीक्षा अधिकारी बोलते हैं उसे। पीसीएस ऑफिसर की, पीसीएस की जॉब होती है ये। हाँ, प्री मेंस होता है, और इंटरव्यू की जगह कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं, एमएस पावर पॉइंट कैसे चलाते हैं, एक्सेल कैसे चलाते हैं, क्योंकि आपको जो है थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आरओ में प्री मेंस दोनों है, लेकिन उसका मेंस भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है। उसका मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता है। जीएस का क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मेंस में आते हैं ना लिखने के लिए, रिटर्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, उसमें क्या होता है, जीएस का पेपर भी आपको एमसीक्यू वाला ही मिलेगा। 200 क्वेश्चन का पेपर होता है और एमसीक्यू होते हैं। और हिंदी का पेपर आता है आपका लेटर राइटिंग वाला। तो हिंदी का पेपर जैसे नॉर्मल पीसीएस का पेपर होता है लेटर राइटिंग वाला, क्योंकि आप जो है कल को अधिकारी बनोगे, आप एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन देनी, तो वो लिखनी आनी चाहिए आपको। तो आरओआर में प्री मेंस दोनों होते हैं, लेकिन उसका मेंस जो है प्रीलिम्स जैसा ही होता है, 200 क्वेश्चन के उसके वो आते हैं। चलिए, 21 ग्रेजुएट, मेंस में सिर्फ जीएस ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव आपका हिंदी हो जाएगा। हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, जो ऐसे लेटर राइटिंग होती है ना हिंदी में, तो वैसे लिखना पड़ेगा जैसे लिखते ही। दे लेना, अच्छी पोस्ट है। अगर तुम्हें नौकरी यहाँ की मिल जाती है तो फिर क्या नुकसान तुम्हारा, आजीवन देहरादून में रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। अब पता नहीं है तो एग्जैक्ट कब तक होगा, लेकिन आएंगी इस बार वैकेंसी। अगले साल चुनाव, इस बार तो ईओ की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी वैकेंसी आने को थी, लेकिन पता नहीं कब आएगी। एग्जीक्यूटिव लोअर पीसीएस आएगा, नायब तहसीलदार। तो लिखना नहीं आता, तो लिखना तो स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, तो लिखने की प्रैक्टिस तो होती है। अभी जब बैच चलेगा उसमें क्यों नहीं कराएंगे आपको लिखने की प्रैक्टिस। पूरा मेंस का कंटेंट अलग होता है, और आंसर राइटिंग कैसे होती है। जब तुम्हारे पास चीजें रहेंगी ना, परोस के दी जाएंगी तुम्हें, तो तुम्हें खाना आएगा कि हमें किस तरीके से खाना, हमें एक साथ मिक्स करके खाना है, ये साइड साइड से खाना है, तरीका होता है ना। उसी तरीके से आपको जब मेंस का क्लास कराई जाएगी, उसमें आपको सब सिखाया जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे होती है और कैसे करना है आपको। और सच बताऊं तो मेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी काम है। बस कंडीशन ये है कि तुम पूरा पेपर कंप्लीट करके आओ। सबसे बड़ा जो टारगेट होता है ना एक एस्पिरेंट का, वो मेंस पेपर पूरा कंप्लीट करने का होता है। जिन बच्चों का मेंस नहीं निकलता है, इसका मतलब उनका पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा 4 नंबर का, 10 नंबर का, 2 नंबर का भी क्वेश्चन छूट रहा है, इसका मतलब तुम जो है पीछे हो गए, बहुत पीछे हो चुके हो, बहुत। तुम्हें यूपीएससी वालों को मात देनी है, जो यूपीएससी और जो फेलियर्स हैं। चलो फिलहाल मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रही थी, आगे बात करते हैं हम। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन आर क्या होता है? नेक्स्ट, 0 आर।
ROR वाला सही है? सही तो सभी है। नेगेटिव तो तुम नेगेटिव मार्किंग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। ROR वाकई में बहुत अच्छी, पोस्ट भी अच्छी है, पे लेवल भी अच्छा है उसका, PCS की जॉब के अंदर आता है। हाँ, आता तो PCS यूके पीएससी कंडक्ट कराता, PCS की जॉब में आता है, PCS ऑफिसर की जॉब में आता है, लेकिन वो अलग से होता है कंडक्ट। वो PCS की जो वैकेंसी आती है उसके साथ नहीं आता है, अलग से आता है। कंप्यूटर बहुत बेसिक होता है, आपको थोड़ा एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट, बस ये वो लिखा रहता है उसमें कि ये अगर आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना सकते हैं। हिंदी में ऐसे आते हैं, आपको एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी में लिखना है, एक कार्यालय यानी कि एक विभाग से दूसरे विभाग, इस तरीके से होते हैं। कि अब जैसे डीएम छुट्टी का नोटिस देता है तो एप्लीकेशन कौन लिखता है? डीएम। टाइप कौन करता है? कनिष्ठ सहायक, जो मतलब क्लर्क होते हैं। फिर वो अपने अलग अलग विभागों में दी जाती है ना कि हाँ भाई डीएम ने छुट्टी दी है। तो इस तरीके से नोटिस और ये जो एप्लीकेशन वगैरह ये आने चाहिए आपको, बस यही। और इसकी भी क्लासेस चलती है, चिंता मत करो, सब होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई, ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा तुम्हें मेंस के पेपर में बैठा दिया, तैयार करके जाना होता है खुद को। और राजेंद्र बलूदी हिंदी की बुक है, उसको पढ़ना बहुत अच्छी है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो आपके मुहावरे लोकोक्ति आती है वो डायरेक्ट वहां से उठा के कई बार आ जाती है। तो लिखने का मत सोचो, पहले प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होता है गधों को रेस से बाहर निकालने के लिए, इतना मान के चलो। अब तुम गधे हो नहीं हो वो आपका प्रीलिम्स डिसाइड करता है। जैसे मैं बात करूं तो पीसीएस में मान के चलो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और लाखों बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन अप्रोक्स में प्रॉपर जो है ज्यादा से ज्यादा 2000 बच्चों में कंपटीशन होता है। जो टफ कंपटीशन होता है वो 1-1.5 लाख बच्चों से आ जाता है 2000, और ये वही 2000 बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स निकालते हैं। अब तुम्हें देखना है कि तुम गधे हो या नहीं हो। हमारे टीचर कहते थे कि प्रीलिम्स होता है गधों को रेस से बाहर निकालने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि सब पेपर भरते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, पेपर दे लेते, लेकिन अननेसेसरी पेपर देना तुम्हारा जो आपका वो होता है ना रिकॉर्ड, उसको खराब करता है। फिलहाल हम अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जब तक तुम यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट और एज जो है 32 है, 32-35 की एज है उत्तराखंड में। फॉर SC ST यानी कि रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व जनरल वालों के नथिंग, अनलिमिटेड अटेम्प्ट। जब तक तुम 42 साल के हो तब तक तुम अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 35 के बाद कोई मतलब इतना क्रेज रहता नहीं है, 35 के बाद वाले लोग ज्यादा देते नहीं है इसको। एक टाइम बाद आदमी कितना ही करेगा, इच्छा भी तो खत्म हो जाती है। अभी एज है तुम्हारा, कर सकते हो तुम, जो तुम्हारा प्रोडक्टिव ईयर है ना उसको गवाओ मत। 25-26 मान के 28-30 तक भी बहुत प्रोडक्टिव ईयर होती है। 30 साल तक भी जिसकी नौकरी लग गई उसके बाद मतलब वो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, तब वो फिर किस्मत के सहारे चलता है कि मेरा पार्टनर आएगा, क्या पता वो होता नहीं है लड़कों की शादी कर लो और क्या पता लड़की की किस्मत से नौकरी लग जाए, तब वो किस्मत का खेल चलने लग जाता है। अब वो किस्मत का खेल मत खिलवाना खुद से। होता है तुम्हारी फैमिली में भी होता है, सब जगह यही होता है कि शादी कर ले कोई बात नहीं, किस्मत लड़के की किस्मत से नौकरी लग जाती है, कर ले कोई बात नहीं शादी, लड़के की किस्मत से नौकरी लग जाती है। शादी करने के बाद तेरी किस्मत की तेरे ससुराल वाले तुझे सपोर्ट करे या ना करे। और सबसे बड़ा मिथ आज की सोसाइटी में ये है कि शादी के बाद पढ़ाई कर ले, कभी नहीं होती। फैमिली कितनी ही सपोर्टिव हो जाए तुम नहीं कर सकते हो, तुम अपने पारिवारिक जो बंधन होते हैं ना उसमें बंध जाते हो। मैंने ग्रुप सी वालों को भी पढ़ाया है और मैं मैरिड लड़कियों को भी पढ़ाया है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं सिर्फ अनमैरिड वालों को पढ़ाया, मैंने मैरिड वालों को भी पढ़ाया है। वो आ जाते हैं, एक हफ्ते रेगुलरिटी बनती है, 1 महीने बाद फिर उनकी शक्लें दिखाई देती है। भाई कहाँ थे? कि मैम सासू माँ की तबीयत खराब थी, बच्चा बीमार था, हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं। तो वो फैमिली का सपोर्टिव होना वो अलग बात है। उसके बाद आदमी जो पढ़ता है, लड़कियां स्पेशली, लड़कियां पढ़ती है सिर्फ अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। जो
तुम्हें सिलेक्शन के नजदीक लेके आने वाले, सिलेक्शन दिलाने वाली जो मेहनत होती है वो नहीं हो पाती है। तुम पे अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जिम्मेदारी, क्यों पढ़ना है। शादी के बाद रिश्तेदारी निभानी है, फंक्शन अटेंड करने हैं, बच्चे देखने हैं, हस्बैंड देखना है, परिवार देखना है, ऊपर से फिर जो 4 लोगों की बातें होती है वो सुननी है, उससे डिप्रेस होना है, डिमोटिवेट होना है, फिर ऊपर उठना है, बहुत दिक्कतें होती है। अब मार्केट में सीन चलता है कि भाई मैं शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, वो 3% या 2% होते हैं। अब इसकी क्या गारंटी कि तुम उस 2-3% में हो। मेजोरिटी पार्ट तो 90 और 95 के बीच में है ना, कि तुम इतनी लड़कियां जो है नहीं कर पाती है। और जिस बैच में मैं अपना पढ़ती थी उस बैच में मेरे साथ 2-3 महिलाएं थी ऐसी शादीशुदा, आ जाती थी 1 हफ्ते बाद नहीं आती थी वो आज भी। अब वो एक टाइम बाद फिर पढ़ना ही छोड़ देती है, सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है ना। तुम अभी अनमैरिड लाइफ में तुम ज्यादा से ज्यादा अपने 5-6 घंटे भी ज्यादा बोल दिया मैं तो, 1 घंटा भी तुम पढ़ लो वही बहुत है। 5-6 घंटे जो है, अगर 6-7 घंटे तुम अगर एक दिन में पढ़ रहे हो एक अनमैरिड लड़की, तो ये प्रोडक्टिव होता है। और शादी के बाद वही 1-2 घंटे, 6-7 घंटे 1 घंटे में, 1 घंटा निकालना भी मुश्किल हो जाता है दिन में, भले तुमने सब पढ़ाओ पहले से। तो अभी तुम पे एज है, कर सकते हो। मत सोचो कि शादी के बाद पढ़ेंगे, शादी के बाद कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी मम्मी ग्रेजुएट है, बीएड किया हुआ है, शादी के बाद मैं हो गई, फिर भूल गई कि पढ़ना भी है मुझे। पापा ने तो पूरा सपोर्ट किया, लेकिन अब वही बात है ना कि फैमिली सपोर्ट होने से कोई मतलब नहीं होता है, आदमी की इच्छा ही मर जाती है। फिर वो अरमान जो है ना, फिर अपने बच्चों की तरफ मूव हो जाते हैं कि नहीं मेरा बच्चा करके दिखाएगा ये। तो स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कों की तो किस्मत की बात है, शादी कर ले किस्मत पे होगा तो। आजकल तो यही दिक्कत है कि लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिल रही है, ये सबसे बड़ा। तो जाओ फिर, कौन बोल रहा है कि पहाड़ी लड़की चाहिए। पहाड़ी लड़कियां तो वैसे भी पंजाबियों की ओर आकर्षित हो रही है। मैंने तो तमाम इतनी लड़कियां देख ली कि सब, मेरे तो कजन्स भी है 2-4, मतलब मेरे से सीनियर से, उन सब लड़कियों ने पंजाबी अपने लिए सेट कर रखा। पंजाबी के 1-2 ने तो शादी भी कर ली, 1-2 की एक सगाई हो गई, वो मतलब 3-4 ने पंजाबी पकड़ रखे हैं। लड़कियां तो पंजाबियों की ओर मूव कर रही है, पैसा है, धन दौलत, सब कुछ ऐसा आराम है, लड़कों के पास कुछ नहीं है। नेपाल जाओ, ये जरूरी है कि पहाड़ी लड़की चाहिए, घर वाले तो बोल देना कि लड़की चाहिए। अभी देखो, अभी क्या होता है स्टार्टिंग में कि लड़की क्या है, लड़की अपनी कास्ट में होनी चाहिए, अपनी बिरादरी में होनी चाहिए। एक टाइम बाद कोई नहीं, लड़की अपनी कास्ट से भी दूर हो, इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेंगे, और उसके बाद फिर लड़की होनी चाहिए कैसे भी हो। आजकल स्टेज हो रही है शादी के कि नहीं, पहले तो ये है कि नहीं अपनी बिरादरी में चाहिए, अपनी जात पात में चाहिए, अपने हिसाब की लड़की चाहिए। उसके बाद फिर लड़कियां नहीं मिल रही, 2-4 साल बाद फिर पेरेंट्स थक जा रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं इंटरकास्ट मैरिज भी चल जाएगी, तूने अगर पसंद करी तो बता दे, हम इंटरकास्ट भी कर लेंगे। फिर आता है कि नहीं लड़की चाहिए, कुछ भी हो जाए लड़की मिल जाए, बस शादी हो जाए। और लास्ट में आती है कि इतने सालों से कुंवारा क्यों बैठा था, कोई ना कोई एक पटा लेता, शादी कर लेते। ये आजकल सब जगह सिनेरियो चल रहा है भाई, कि फिर लास्ट में लड़के को प्रेशराइज किया जाता है कि अपने ही कुछ ढूंढ के रखता, फलाने के बच्चे को देखो उसने तो शादी कर दी, उसके इतने साल का रिलेशन था उसने शादी कर, फिर लास्ट में तुम लोगों पे प्रेशराइज किया जाता है लड़कों पे कि भाई इतने साल से कैसे बैठे तुम, सिंगल क्यों नहीं थी तुम, नारी गर्लफ्रेंड वगैरह, है ना। चलो फिलहाल बातें तो बहुत सारी होती रहती है, 0 आवर की बात करते हैं, राइट। अब जो है ना, तुम्हें बीच बीच में हंसाना भी चाहिए, तुम फिर बोलोगे कि बोर कर देती है। और वैसे ही मेरे लिए बोला जाता है कि मैं फिर जब शुरू होती है तो मैं पढ़ाती रहती, मैं बीच में हंसी मजाक नहीं कर पाती, ये मेरा एक फॉल्ट है। चलो फिलहाल बात करते हैं शून्यकाल की। तो बेसिकली देखा जाएगी 30 मिनट का होता है। ये मैंने बताया आप लोगों को 1 घंटे का, 12 बजे से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक का टाइम बताया है। इसमें क्या होता है, जीरो आर। अब 0 आर मतलब ये मत समझना कि इसमें कोई क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। 0 आर मतलब होता है कि यहाँ पे अचानक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी तक हमने इनमें देखा ना, इनमें जो है पहले सूचनाएं दी जाती है, इनमें जो है हमने देखा इन क्वेश्चन में पहले सूचनाएं दी जा रही है
कि हाँ भाई हम आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप इसका आंसर तैयार रखना, है ना। लेकिन मैं 0 आवर की बात करूं तो 0 आवर में स्पीकर की आज्ञा लेके, स्पीकर की आज्ञा लेके, यानी कि पीठासीन अधिकारी जो होता है, पीठा अधिकारी नहीं, सॉरी, पीठासीन अधिकारी बोल लो, चेयरमैन होता है, स्पीकर की अनुमति लेके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मतलब ये कैसे, इसमें पहले सूचना नहीं दी जाती कि हम आपसे ये प्रश्न पूछने वाले, ये अचानक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अब जैसे मैं हूं, अब मैं मान लू कि मैं बोल दूंगी तुम्हें कि एक दिन जो है मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ, तो तुम सतर्क हो जाओगे ना कि मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा टेस्ट ले सकती हूँ, तुम्हें पढ़ना है। लेकिन मैं बोलू कि अचानक से सरप्राइज टेस्ट है, तो तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया ना मैंने, अचानक से पूछ दिया, जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, अचानक से क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसको कहते हैं 0 आवर, शून्यकाल, यानी कि स्पीकर की अनुमति लेके अचानक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्टन, हाँ, सर्टेन क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सा भी। आई बात समझ में? सपना जी, मुझे क्यों लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए, तो क्वेश्चन आर हो गया। अब लंच ब्रेक में क्या करना है, लंच ब्रेक का हमें कोई मतलब नहीं है, तो लंच ब्रेक पे ध्यान मत दो। अब जो है आपकी संसदीय प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया कैसी होती है, ये तो हमने पढ़ लिया कि क्वेश्चन आवर्स होते हैं, 0 आवर होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब जो आपका जो संसद है, उस संसद में विधेयक हम देखेंगे कि विधेयक कैसे कैसे होते हैं, राइट। चलिए, तो क्या लिखेंगे हम, संसद की विधायी प्रक्रिया, हेडिंग डालेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद की विधायी प्रक्रिया, यानी कि चलो, अब आपके पास विधेयक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास बिल, कौन कौन से बिल होते हैं भाई आपके, बताओ कौन कौन से बिल होते हैं विद आर्टिकल। विधायी प्रक्रिया आपका बिल बनाने वाले प्रोसेस को, बिल आपका एक्ट किस तरीके से बनता है उस प्रोसेस को कहेंगे हम। तो पहले मैं बात करूं तो विधेयक कौन कौन से होते हैं, बिल कौन कौन से होते हैं आपके पास। साधारण विधेयक, यानी कि ऑर्डिनरी आर्टिकल 107 और 108 दोनों में। फिर आता आपका यानी कि मनी बिल, आर्टिकल 110। फिर आता आपका वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। फिर आता आपका संविधान, सपना तुम आंसर नहीं दोगे, रिया और नवीन भी नहीं देंगे आंसर, इसका आर्टिकल बताओ मुझे बाकी बच्चे। बताओ मुझे।
बोलो। आर्टिकल 368 याद आ रहा है? आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, संविधान संशोधन बिल, याद आ रहा है? चलो इसको लिखो, उसके बाद हेडिंग डालो साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, आर्टिकल 107 और 108। अब हम वन बाय वन करके इन बिल को देखेंगे और इन बिल पे हम चर्चाएं देखेंगे किस तरीके से होती है, राइट? चलिए, अच्छा एक काम करो, तुमने ऑर्डिनरी बिल वाला हेडिंग डाला ना, उससे पहले डाल दो, उससे पहले हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन नहीं, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बिल, यानी सरकारी और गैर सरकारी विधेयक बताया था ना मैंने, इसमें डिफरेंस, इसको काट दो। इसको काटने के बाद लिखेंगे हेडिंग डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बिल, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में अंतर, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में अंतर। नॉमिनेटेड और अच्छा हाँ हाँ मैं बताती हूँ, डाली हेडिंग। चलिए पहले हम देखते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले देखते हैं अंतर, एक तरफ लिखेंगे हम ऑफिशियल यानी कि सरकारी विधेयक या फिर बिल, और एक तरफ आ जाएगा आपका ऑफिशियल बिल यानी कि गैर सरकारी चलो सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। सरस्वती नींद आ रही है? हाँ फेस से लग रहा है नींद आ रही है। पानी पीना है? पानी पियो थोड़ा सा। चलिए सरकारी और गैर सरकारी विधेयक की बात करो, देखो नींद आना नॉर्मल बात है, ऑक्सीजन की कमी होना, हमको भी नींद आती थी तो इसलिए मैं तुम्हें टॉर्चर भी नहीं करूंगी। हाँ लेकिन ये कि सामने पानी की बोतल रखा करो, आजकल वैसे भी गर्मी में डिहाइड्रेशन होता ही है, पानी की कमी होती है, नहीं पीना कोई बात नहीं। हाँ लेकिन ये कि क्लास में नहीं नॉर्मल भी पानी, वो मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा वाटर है वो, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, हाँ उसको पियो, इलेक्ट्रोलाइट्स खरीदो और ताकि एनर्जेटिक रहो क्लास में। अभी करंट वाले इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, मार्केट में बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे, जैसे ORS हो गया और जो नमक चीनी का पानी हो गया और नींबू पानी, बहुत सी चीजें। खैर चलो, अच्छा अब मैं बताती हूँ आपका ऑफिशियल बिल। ऑफिशियल बिल यानी कि सरकारी विधेयक, मतलब वो विधेयक जो किसी सरकारी ऑफिसर, सरकारी में जो किसी मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि मंत्री कैसा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद, अगर वो आपके बिल को प्रस्तुत करती है तो वो आपका सरकारी विधेयक हो गया। आई बात समझ में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने उस दिन, अच्छा जिस दिन मैं आपको मिनिस्टर बता रही थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करवा दी, कौन कौन थे उस दिन क्लास में? मैंने बताया था कि मंत्री परिषद के 80 लोग जो है आपके मंत्री परिषद होंगे, कैबिनेट फिर इंडिपेंडेंट, ये बताया था मैंने, डिफरेंशिएट किया था आपके मंत्रियों को, ध्यान नहीं आ रहा? याद आ रहा है? एक लड़की को ध्यान आ रहा है बस, बाकी किसी को ध्यान नहीं आ रहा। क्या था उस दिन मैंने बताया था ना कि जो आपकी लोकसभा और जो आपकी विधानसभा है, विधानसभा, इसमें से 15% लोग क्या होंगे, आपके मंत्री परिषद होंगे। आई बात समझ में? तो ध्यान रखो कि जो आपकी लोकसभा है 543 है और इसका 15% तुम निकालोगे तो कितना आ रहा है, ये 80 के आसपास आ रहा है ना। तो ये 80 लोग क्या हो जाएंगे, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डिफरेंशिएट होते हैं, इंडिपेंडेंट जो आपके राज्यों में होते हैं, राज्यों के मंत्री होते हैं, जो आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये डिफरेंशिएट बताया था मैंने आप लोगों को उस दिन। तो ध्यान रखना कि अगर
कोई विधेयक इन 80 लोगों में से किसी व्यक्ति ने दिया, किसी मंत्री ने दिया, तो वो आपका आ जाएगा कौन? सरकारी विधेयक। और इसके अलावा भी तो कुछ मंत्री बच रहे ना, इसके अलावा भी मंत्री बच रहे है ना। इन 80 लोगों के अलावा जिन मंत्रियों ने उस विधेयक को दिया है वो आपका गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा। यानी कि सांसद ये भी है, सांसद ये भी है, लेकिन ये मंत्री परिषद के सदस्य और ये मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ डिफ्रेंसिएशन कि गैर सरकारी और सरकारी विधेयक में क्या डिफरेंस है? आई बात समझ में? नवीन क्लियर है ना? इधर रिया सपना सबको क्लियर हो गया। बाकी पीछे ये क्या नाम है, परिधि दीक्षा है ना, इधर सरस्वती सबको। चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि मेंबर ऑफ काउंसिल, तो सरकारी विधेयक में कौन आएगा भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा दिया गया विधेयक। आई बात समझ में? काउंसिल। अब इधर क्या आ जाएगा? सांसद तो है, सांसद है, एमपी है, लेकिन मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। तो ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ इधर? चलिए, बस डिफरेंस ये है। और हाँ चलो, बाकी तो फिर हाँ बस इतना ही है, बाकी तो क्या। अच्छा, अब मैं बात करूं तो अगर ये मंत्री परिषद के द्वारा कोई विधेयक दिया गया है और इस विधेयक को जो है स्वीकृति नहीं मिली, यानी कि इस पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, या कौन सा था, एक बार अविश्वास प्रस्ताव को निकालना क्या बोलते हैं इंग्लिश में से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा शब्द। नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ ध्यान आ गया। मंत्री परिषद के द्वारा जो बिल भेजा गया है और वो आ गया आपके, उस पर जो है बाकियों ने क्या कर दिया, अपोजिशन वालों ने या फिर जो अपने ही मंत्री, उन्होंने क्या कर दिया, अविश्वास जता दिया, नो कॉन्फिडेंस जता दिया कि हम जो है इस बिल के तहत जो है विश्वास नहीं करते, विश्वास के हम अगेंस्ट है। उस कंडीशन में आपकी सरकार गिर जाती है ना। और वही बात अगर सांसद के, ये मंत्री परिषद, ये नॉर्मल सांसद के द्वारा भी आपको जो है अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया गया है, या फिर काउंसिल नो कॉन्फिडेंस मोशन को आपके यहाँ पे लोकसभा में पारित हो गया है, वो उस कंडीशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? क्योंकि असली जो ये सांसद तो है लेकिन अपने अपने क्षेत्र से चल गया, लेकिन ये जो मंत्री परिषद के सदस्य असली तो देश यही चला रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री और इसकी मंत्री परिषद ये है। बाकी सांसद के अगर विधेयक पर अविश्वास प्रस्ताव आता भी है तो उस कंडीशन में कोई भी डिफरेंस, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन अगर यहाँ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सरकार गिर जाएगी। आई बात समझ में? नहीं, अगर मान लो कि आप जो है मंत्री परिषद सदस्य हो, है ना, ये 80 लोगों मान के चलो, 80 लोगों के सदस्य हो आप, और आपने कोई बिल दिया है ना, और आपका दिया हुआ बिल में जो है यहाँ पे बाकी लोगों ने जो है बोला कि हम सहमत नहीं है, असहमति जताते, हम इस बिल पर विश्वास नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा उस समय, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक तो प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद है, और दूसरे मंत्री परिषद के सदस्य हो। इससे क्या होगा कि आप कोई भी बिल अपनी इच्छा से तो नहीं लाओगे, प्रधानमंत्री और अपनी मंत्री परिषद से सलाह करके लेके आओगे। ऐसे कोई मुंह उठा के तो नहीं आएगा कि भाई मैं बिल भेज देता हूँ, बिल पास हो जाएगा। उसकी भी एक प्रोसेस होती है, अपने टीम मेंबर से पूछोगे। लेकिन वही नंदनी है, और नंदनी जो है मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, लेकिन वो आम सांसद है। अगर नंदनी अगर कोई बिल लेके आती है और उसके प्रति जो है आपने अविश्वास जता दिया, तो उस कंडीशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? असली सरकार कौन चला रही है? मंत्री और उसकी मंत्री परिषद और उसका प्रधानमंत्री। आई बात समझ में? नॉर्मल सांसद तो कैसे आपके अलग अलग, जैसे उत्तराखंड से सांसद है, उत्तराखंड के सांसद आपके मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है, वो अपने स्टेट के लेवल के, अपने स्टेट से चुन के गए ना वहां। आई बात समझ में? चुन के तो ये भी गए, लेकिन ये वो होता है ना कि कुछ खास लोगों को अपना दोस्त बना दिया, वैसी कंडीशन है। आई बात समझ में? कोई अगर जाएगा तो उन 80 में से ही अगर कोई, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आप उन 80 में से किसी एक का सदस्य, 80 में से कोई एक व्यक्ति हो। क्या बोले?
नहीं, ऐसा हो सकता है, बिल पास हो सकता है। मैंने बताया ना कि कंडीशंस है उसमें कि 2/3 बहुमत से पास हो जाए। अब 2/3 बहुमत कैसे? हाँ, मेजोरिटी मैटर करती है, ये हो ना हो जरूरी नहीं। अब सारे सांसद एक जगह एक बार ही थोड़ी पहुंचते, सब अपने अपने कामों में बिजी रहते, कोई नहीं आता है, कोई फैमिली फंक्शन में बिजी है, कोई कुछ काम में बिजी है, सब नहीं आता। इतना समझ में आया? चलिए अब डालेंगे हम हेडिंग ऑर्डिनरी बिल, और साधारण विधेयक को हम कुछ हद तक कंप्लीट कर देंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है कि संसद किस तरीके से चलती है? कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है? ऑर्डिनरी बिल यानी कि सामान्य विधेयक। अब कुछ पॉइंट है सामान्य विधेयक से पहले। अब ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ, तो मुझे बस इनके आंसर्स चाहिए। चलिए, सामान्य विधेयक में पहले बात करूं तो पहले क्या इसमें, अगर मैं बात करूं तो सामान्य विधेयक को, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? किसी ने कुछ पूछा इधर से? मान लो कि ऑर्डिनरी बिल है। अब इस ऑर्डिनरी बिल को अगर हमें लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो क्या हमें प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत है? हाँ या ना में जवाब देना बस। साधारण विधेयक को अगर हमें लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी प्रस्तुत करवाना है तो क्या हमें उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है? हो गए कंफ्यूज? मेरी एक बात ध्यान रखना, लोकसभा में धन विधेयक, मनी बिल को पास करवाने के, मनी बिल को रखने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उस मनी बिल में पैसा किसके अकाउंट से आया? राष्ट्रपति के कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि बताया था, है ना? तो राष्ट्रपति की अनुमति, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में प्रेसिडेंट की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। अब क्या ये विधेयक किसी भी सदन से पास हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन से ये बिल पास हो सकता है ना? किसी भी सदन में आप रख सकते हो। अब मनी बिल है तो मनी बिल की तो कंडीशन ये है कि भाई वो केवल और केवल पहले लोकसभा में ही जाएगा, वो भी किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। आई बात समझ में? चलिए, अब दूसरा पॉइंट ये है कि क्या राज्यसभा भी उतनी ही पावरफुल है जितनी की लोकसभा है? क्या राज्यसभा भी पावरफुल है उतनी जितनी लोकसभा है सामान्य विधेयक के संबंध में पावरफुल? हाँ, क्या राज्यसभा भी उतनी ही पावरफुल है जितनी लोकसभा है साधारण विधेयक के संबंध में? राज्यसभा कोई रिएक्शन नहीं देगी? सही जा रही हूँ। बाकी और यही है, क्या है, उन्होंने क्या बोला? हाँ, आया समझ में? चलिए, तो राज्यसभा इज लेस पावरफुल देन लोकसभा। क्यों? सामान्य विधेयक के संबंध में क्या होता है कि राज्यसभा उस बिल को कब तक अपने पास रख सकती है? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक, जो है 6 मंथ तक, जो है राज्यसभा कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर बिल। अदरवाइज वो क्या होगा, आपका अपने आप ही पास हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? सामान्य विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कम पावर है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा उस बिल को नहीं रख सकता। तीसरा क्या यहाँ पे 108 कहता है? पहले तो मुझे ये बता हो, जिन 3 को मैं एक्सेप्शन में देती हूँ उनको छोड़ के बाकी सब मुझे आंसर दो। 108 मिस नंदनी क्या कहता है? आर्टिकल एम्बुलेंस को बुलाता है तो आर्टिकल 108। सरस्वती क्या नाम है पीछे? परिधि। बिल्कुल सही। 108 क्या कहता है आपका? संयुक्त बैठक, यानी कि जॉइंट सिटिंग।
तो क्या ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है इसमें? क्या सामान्य विधेयक के संबंध में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है? नहीं? हाँ या ना में जवाब देना बस। कौन बोला होगा? कब, क्यों होगा, कैसे होगा? बिल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? चल रहा है वो, फिर इस पुनः क्रॉस हो चुका है। कौन कौन आता है? मुझे क्या पता कौन कौन आता है। पार्लियामेंट के ही तो पार्ट है आपके, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट। कौन प्रेसिडेंट में बैठता है ज्वाइंट सीटिंग में? हाँ, एंड में कहाँ जाएगा? सबसे पीछे वाली सीट पे। तो अगर मैं बात करूं तो सामान्य विधेयक के संबंध में आपके ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। ज्वाइंट सीटिंग किसी में भी हो सकती है, कोई किसी भी बिल में, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि फाइनेंस बिल में होगा, मनी बिल में होगा, या फिर लोकसभा स्पीकर बताया तो था मैंने। लोकसभा, उसके पीछे भी रीजन पहला ये है क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स ज्यादा है, लोकसभा की सरकार है, और लोकसभा का स्पीकर सबसे बड़ा अधिकारी है। तो ये 3 रीजन होते हैं कि उसकी स्पीकर को, उसको भी हेड कौन करता है। ये मैंने तुमसे उम्मीद नहीं करती कि तुम लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे। हाँ, डेली वे स्पीकर, मतलब मैंने कितनी ही बार ही तो रिपीट कर दिया होगा। 100 आर्टिकल, हाँ ये 108 तो मैं बहुत डेली बोलती हूँ, मेरे मुंह पे डेली तुम 108 सुनते हो, फिर भी तुम्हें याद नहीं हो रहा है। तो ये गलती मेरी है तुम्हारी है? अच्छा, अब जो है जब साधारण विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जा चुका तो उस कंडीशन में आपके प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स है? पावर्स रिगार्डिंग टू ऑर्डिनरी बिल, यानी कि राष्ट्रपति के पास जब सामान्य विधेयक जाता है तो उस कंडीशन में उसके पास क्या क्या पावर्स होती है? राष्ट्रपति के पास सामान्य विधेयक के संबंध में क्या क्या पावर्स होती है? और डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? लॉ। डायरेक्ट बिल क्या लगाएंगे? बिल पे बिल लगाएंगे वो। हाँ, क्या बोल सकते हैं हम? पहला, मे गिव असेंट, यानी कि स्वीकृति देना। मे रिजेक्ट, वापस भेजना। मे रिडू, ये रिकमेंडेशन, पुनर्विचार के लिए भेजना। तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या है पॉइंट कि सामान्य बिल के संबंध में या वो अपनी स्वीकृति दे सकता है और सिग्नेचर कर सकता है, या वो अपनी स्वीकृति देके उसको क्या बोल सकता है, मैं स्वीकृति नहीं दे रहा, मैं सिग्नेचर नहीं कर। तीसरा, पुनर्विचार, यानी कि दोबारा से उसको क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब जब दोबारा पुनर्विचार के बाद अगर कोई बिल आता है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए तो उसको उसमें करने ही पड़ते, चाहे उसमें कोई चेंज हो या ना हो, उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ता। अब ऐसे तो राष्ट्रपति कितनी बार बोलेगा कि भाई दोबारा पुनर्विचार, क्या मतलब सरकार जो लोकसभा राज्यसभा एक ही काम पे बैठी रहेगी? ऐसा भी तो नहीं होता, सब चीज देखनी होती, तो उसमें आपके पावर। चलिए, ये तो आपका ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो है आपका ऑर्डिनरी बिल किस तरीके से पारित होता है लोकसभा में, फर्स्ट फेज क्या होता है, सेकंड फेज क्या होता है, थर्ड फेज क्या होता है, फिर आप लोगों के लिए किस तरीके से उस बिल को खुलेआम छोड़ा जाता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दो। आपको पता होगा कि कोई भी बिल है जब वो लोकसभा राज्यसभा में जाता है तो उसके बाद कुछ समय के लिए वो जनता के लिए भी छोड़ा जाता है कि जनता उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दे। अब कैसे? न्यूज़पेपर में बता के, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में बता के, ट्वीट के माध्यम से, अलग अलग तरीके से उस बिल के जो प्रोविजन है वो जनता के लिए छोड़े जाते हैं ताकि जनता उस पर क्या कर सके, अपनी प्रतिक्रिया दे सके। आखिर कानून किसके लिए बन रहे हैं? जनता के लिए बन रहे हैं। तो वो हाँ सब पता चलता है ना, उसमें फिर चेंजेस किए जाते हैं। आपको पता ही है कि आपके अमेंडमेंट होते रहते हैं, हर बिल पे अमेंडमेंट होते हैं, तो इसीलिए तो होते हैं कि भाई हाँ मतलब उसी में जो है वो आपके जनता के लिए हाँ।
हाँ कि इसमें ये प्रोविजन है, ये है, इसमें जनजाति समाज को अलग रखा जाएगा, इसमें सब लोगों के लिए समान कानून बनेगा, इस तरीके से मतलब ये जनता के लिए भी छोड़ा जाता है, जनता भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। अब जनता की प्रतिक्रिया आपको ऑनलाइन माध्यम से पता चलती है, और आजकल तो डिजिटल जमाना हो गया है, सब चीज पता चल जाती है। ऐसे भी नहीं कर सकती ना, डिफेंड भी नहीं। अब वो बात अलग है, लेकिन ये है कि कभी सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार सरकार आप चला रहे हो, इलेक्शन आएंगे तो फिर आप नीचे नहीं गिरा दोगे उसको। चलिए फिलहाल यहाँ पे आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते, इतना किसी को कोई डाउट है ना। कल हम देखेंगे कि आपका जो ऑर्डिनरी बिल है वो किस तरीके से प्रोसेस में आता है, कब जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, कब जो है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर आपका बजट आएगा, उसके बाद अभी तो काफी बचा ही है, तो एक हफ्ता मान के चलो कि इसको भी मेरे को कंप्लीट करने में लगे। चलिए फिर, और हाँ नोट्स बना लेना, मैंने